हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैंने जिस तरीके से आपको कहा था कि एसएसटी के कुछ टॉपिक्स या जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बच्चों को डाउट्स होते हैं या फिर बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, उन चैप्टर्स को मैं लेके आया हूं। आज हम डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स, जिसको सिविक्स कहते हैं, डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है, गवर्नमेंट के पार्ट्स क्या होते हैं, या फिर उनमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया है। इसमें इस चैप्टर में, या फिर हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर बुक में, हमें ये समझाया गया है किस तरीके से एक गवर्नमेंट आसानी से काम कर सकती है। ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को, जो मैं चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इस चैप्टर को मैं कुछ पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। मेरे कुछ वीडियोस पार्ट्स में बनेंगे, तो आप उसे सभी को देखें ताकि आपको ये चैप्टर सही ढंग से समझ में आ जाए। चलो शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। देखो, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि भाई पावर को हमें शेयर करना है। ठीक है, हम अगर पावर को शेयर करते हैं तो इससे हमें फायदा पहुंचता है। इससे ऐसा होता है कि भाई अगर आप पावर को इजीली शेयर करते हो, किसी के बीच में आप पावर शेयर करते हो, तो डिस्प्यूट्स कम होते हैं, हमारे बीच में झगड़ा कम होता है। हम एक नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं। हमारे घर पर जैसे कि 2 भाई बहन हैं, 2 ब्रदर्स हैं, या फिर 2 सिस्टर्स हैं, इनके बीच में काफी बार आपने झगड़ा देखा होगा। ये इसी पावर को रिलेटेड या फिर इक्वालिटी को रिलेटेड। उनको ऐसा लगता है कि यार मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, उसे मेरे बड़े भाई को जो है वो ज्यादा जो है वो शह मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। तो ऐसी सारी बातें चलती रहती हैं किस जगहों पर, जहां पर पावर को इक्वली डिवाइड ना किया जाए। अगर हम पावर को इक्वल डिवाइड कर देते हैं तो वहां पर डिस्प्यूट्स कम हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको इसी के बारे में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरीके से पावर को डिवाइड करने में हमें फायदा पहुंचेगा और किस तरीके से हमें पावर को डिवाइड करना चाहिए। 2 स्टोरीज हैं इसके अंदर, एक बेल्जियम की स्टोरी है और एक श्रीलंका की स्टोरी है। ठीक है, दोनों की स्टोरीज में हमें ये बताया गया कि जहां पर इन्होंने पावर शेयरिंग की वहां पर कितना बढ़िया रिजल्ट आया, और जहां पर पावर शेयरिंग नहीं हुई वहां पर उनको क्या नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं चाहूंगा कि आप खुद नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि भाई अगर पावर शेयरिंग नहीं होती है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, और अगर पावर शेयरिंग की जाती है तो उससे क्या फायदा हो सकता है। इस 2 के एक लाइन में आप मुझे अपने व्यूज जो है वो दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बेल्जियम की स्टोरी से। ठीक है, मैं यहां पर शॉर्ट में ही लिखूंगा बेल्जियम। यूरोपियन कंट्री में एक जगह है जिसका नाम है बेल्जियम। अब ये स्टोरी शुरू होती है बेल्जियम से। बेल्जियम के अंदर सिचुएशन ये है कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर वैरायटी ऑफ पीपल जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। हमारे यहाँ पर क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदू, सिख एंड जैन, ऐसे अलग अलग कम्युनिटी के लोग मिलते हैं। हमारे इंडिया में वैरायटी ऑफ लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। अब हमारे यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन है, हमारे यहाँ के बहुत सारे कस्टम है, ट्रेडिशंस है, ये सारे एक साथ में रहते हैं। तो हमारे इंडिया में बेसिकली आप कह सकते हो इट इज एन अकोमोडेशन ऑफ द डाइवर्सिटी। अलग अलग डाइवर्सिटी को हमने एक जगह पर अकोमोडेट, इकट्ठा कर रखा है। ठीक है, वैसा ही कुछ कॉम्पोजिशन या वैसी ही कुछ प्रोसेस जो है वो बेल्जियम में देखने के लिए मिलती है। बेल्जियम के अंदर बेसिकली 3 लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। ध्यान देना, फॉरेन कंट्रीज के अंदर नॉर्मली एक रिलीजन या 2 रिलीजन ही होते हैं। जिस तरीके से अगर मैं कोई एग्जांपल दूं आपको कि यूरोपियन कंट्रीज होंगी तो वहां पर सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर आपको मैंने कहा जैसे जैन हो गए, ठीक है, आपको बौद्धिस्ट हो गए, वो देखने के लिए मिलेंगे, हिंदू मुस्लिम्स देखने के लिए मिलेंगे, तो अलग अलग रिलीजन देखने के लिए मिलेंगे। बट जब मैं फॉरेन कंट्रीज वगैरह की बात करता हूं तो वहां पर नॉर्मली क्रिश्चियनिटी ही जो है वो चलती है, या आइदर दे विल बी क्रिश्चियंस
आइदर दे विल बी जोरास्ट्रियन, आइदर दे विल बी इस्लामिक मुस्लिम्स। इस तरीके से एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो बड़े पैमाने पर वहां पर चलता है। तो भाई यहाँ पर बेल्जियम में मैं किसी रिलीजन की बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूं लैंग्वेज की। यहाँ पर 3 लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। सबसे पहले जो पर्सन्स आते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, दूसरे जो पर्सन आते हैं वो डच, और तीसरे जो पर्सन्स आते हैं वो जर्मन। ये 3 लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहां पर रहते हैं। ठीक है, फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं उनकी बेल्जियम में खास बात यह है कि ये बहुत ही पावरफुल पर्सन है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं पावरफुल। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही पावरफुल पर्सन है। इसी के साथ में ये माइनॉरिटी में है। ठीक है, माइनॉरिटी मतलब लेस इन नंबर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। क्या कहा मैंने, बेल्जियम के अंदर क्या सिचुएशन है कि फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं, ये पावरफुल है और माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी का मतलब बहुत ही कम संख्या में है। ठीक है, अब अच्छा, इनका एक पर्टिकुलर इलाका है, पर्टिकुलर एरिया है जहां पर ये रहते हैं। इसको ये वेलोनिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो वेलोनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला डच स्पीकिंग पर्सन, डच बोलने वाले लोग यहां पर रहते हैं। ठीक है, तो डच के बारे में अगर हम देखें तो डच जो है वो मेजॉरिटी में है, पर इनके पास पावर कम है पावर। ठीक है, पावर बहुत कम है इनके पास, कोई पावर नहीं है। ठीक है, पावर सारी की सारी किसके पास है, फ्रेंच बोलने वाले लोगों के पास। अब डच के बारे में एक और पॉइंट हम देख लेते हैं कि डच जिस इलाके में, जिस एरिया में रहते हैं उसको फ्लैमिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लैमिश कहा जाता है। ठीक है, तो डच बोलने वाले भी लोग यहां रहते हैं। फिर जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग। ठीक है, हमारे यहां पर जैसे कि अलग अलग लैंग्वेजेस है, उसी तरीके से जर्मन बोलने वाले भी लोग वहां पर हैं। 2 लैंग्वेजेस के अलावा एक और लैंग्वेज है जर्मन, पर जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है या उनकी ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर नहीं है। हम देखते हैं जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग ऑल ओवर बेल्जियम में रहते हैं और करीबन 1% की जनसंख्या है। टोटल दे कंसिस्ट ऑफ 1%। सिर्फ और सिर्फ 1% के लोग जो है वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने परसेंट है भाई, तो भाई फ्रेंच बोलने वाले लोग जो हैं वो यहां पर 49% के हैं। ठीक है, फिर डच बोलने वाले लोग कितने हैं, तो डच बोलने वाले लोग 50% के हैं, ज्यादा है। ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर इस तरीके से ये कॉम्पोजिशन ऑल ओवर बेल्जियम में देखने के लिए मिलता है। पूरे बेल्जियम में इस तरीके की कंडीशन, जैसे हमारे यहां पर कैपिटल है दिल्ली, हमारी कैपिटल है, वैसे ही बेल्जियम की भी कैपिटल है। बेल्जियम का कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। ठीक है, हम बात करते हैं ब्रुसेल्स की। ब्रुसेल्स में भी ऐसी ही कंडीशन है। ब्रुसेल्स में भी फ्रेंच और डच बोलने वाले लोग रहते हैं, पर सिचुएशन ब्रुसेल्स में चेंज है। ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% के हैं और डच बोलने वाले लोग सिर्फ 20% के हैं। ठीक है, मतलब यहां पर पॉपुलेशन में फर्क है। पूरे बेल्जियम में तो डच ज्यादा है, बट सिर्फ ब्रुसेल्स में जो उनकी कैपिटल है वहां पर डच कम है और फ्रेंच ज्यादा है। पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरीके से है जिस तरीके से पूरे बेल्जियम में था। पूरे बेल्जियम में सबसे ज्यादा पावर जो है वो फ्रेंच वालों को दी गई थी। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन के ऊपर 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज एथिकल या एथनिक, व्हाट इज द एथिकल और एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का कॉम्पोजिशन क्या है। अब बात करते हैं श्रीलंका की।
ठीक है, मैंने अभी बताया आपको श्रीलंका के बारे में। देखते हैं उसका कॉम्पोजिशन, देखते हैं वहां पर किस तरीके से लोग रहते हैं। ठीक है, तो भाई श्रीलंका जो है उसे 1948 में आजादी मिली। ठीक है, 1948 के पहले उसके ऊपर रूल चला करता था, ब्रिटिश इंडिया का रूल हो गया, दूसरे लोगों का रूल हो गया, वहां पर रूल था, तो वो हट गया और 1948 को इसे फ्रीडम मिल गई। ठीक है, फ्रीडम मिलने के बाद यहां पर बहुत सारी चेंजेस आए। ठीक है, तो पहले देखते हैं श्रीलंका का कॉम्पोजिशन क्या है। 1 मार्क्स के लिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन समझाएं। ठीक है, अब यहां पर श्रीलंका में अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो भाई 2 लैंग्वेज बोली जाती है। कितनी लैंग्वेज? 2 लैंग्वेज। सबसे पहला सिन्हाल लैंग्वेज। देखो, श्रीलंका को पहले सिन्हाल द्वीप कहा जाता था। हमारे भारत के राजा महाराजाओं ने यहां पर राज्य किया है। ठीक है, आपको पता ही होगा जिस तरीके से अशोक के द्वारा जो महेंद्र है, उनका जो बेटे हैं, उनको बौद्ध वृक्ष के रूप में भेजा गया था। कहां पर? श्रीलंका में। ठीक है, बौद्धिज्म जो है वो वहां पर फैला श्रीलंका के अंदर। किसके द्वारा? इंडियंस के द्वारा। मतलब इंडिया का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा है, इंडिया का ये एक पार्ट रहा है श्रीलंका। ठीक है, और बाकी आपने लास्ट लॉकडाउन में तो रामायण देखी ही होगी, वहां पर लंका नरेश रावण के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, श्रीलंका को सिन्हाल द्वीप कहते थे, इस वजह से यहां पर जो पर्सन्स हैं वो सिन्हाल लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो सिन्हाल लैंग्वेज बोलते हैं। तो नॉर्मली सिन्हाल बोलने वाले 74% के लोग हैं। कितने लोग हैं? तो 74% के। सेकेंड लैंग्वेज जो यहां पर चलती है वो है तमिल लैंग्वेज। तमिल लैंग्वेज के लोग जो यहां पर हैं, इसमें एक छोटा सा वेरिएशन है। देखो, कुछ तमिल्स ऐसे हैं जिनको भारत से ले जाया गया था, मतलब उनके जो फोरफादर्स हो गए, एंसेस्टर्स हो गए, उनको ले जाया गया था श्रीलंका वर्क करने के लिए या फिर वहां पर कोई काम के लिए। उसके बाद में वो वहीं पर बस गए तो उनको उन्होंने इंडियन तमिल्स कहा। ठीक है, या फिर यहां पर वो उसे क्या कहते हैं कि भाई ऐसे पर्सन्स जिनके फोरफादर श्रीलंका में रहते हैं और तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनको ये लोग इंडियन तमिल कहते हैं, जिनकी पूरी जनसंख्या सिर्फ 5% की है। तो भाई तमिल बोलने वाले 5% के लोग जो है वो कौन है? तो इंडियन तमिल्स हैं। तो बाकी और कौन तमिल बोलता है भाई? तो भाई श्रीलंका के लोग जो वहां पर रहते हैं वो भी तमिल बोलते हैं, क्योंकि देखो श्रीलंका का जो टच है वो तमिलनाडु के साइड में है। ठीक है, तमिलनाडु से लिंक्ड है। अब श्रीलंका की बात करें तो बहुत ही छोटी सी जगह है साहब। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। हम देखें तो इसकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ की है। 2 करोड़ या 2 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा इसकी पॉपुलेशन होगी। इतनी पॉपुलेशन तो हमारे यहाँ पर हवा ही नहीं लगती। हमारे यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है उसका नाम है यूपी, और वो है 19 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ। राजस्थान की बात करो तो वो 6 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, 6 to 7 करोड़ अब ये टच हो चुकी है। ठीक है, तो अब ध्यान देना, क्या कहा मैंने? श्रीलंका में सिर्फ 2 करोड़ पीपल्स रहते हैं। ठीक है, तमिलनाडु से टच होने की वजह से यहाँ पर लोग तमिल भी बोलते हैं। तो जो लोग वहां पर ही रहते हैं, पहले से वहां के हैं, वहां के ही नेटिव के हैं और तमिल बोलते हैं, उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है, जो कि 13% है। ठीक है, और जो भारत से गए थे, वहां पर एस्टैब्लिश हो गए, उनको इंडियन तमिल्स कहते हैं, और वो सिर्फ 5% के लोग हैं। ठीक है, तो टोटल 18% के लोग जो है वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई लैंग्वेज की बात। बेल्जियम में भी सिर्फ लैंग्वेज का बेस है, पर श्रीलंका के अंदर देखने के लिए मिलता है यहाँ पर अलग अलग रिलीजन भी है, यहाँ पर अलग अलग धर्म भी है, क्योंकि इन्फ्लुएंस रहा ना, दूसरे लोगों ने इसके ऊपर अटैक किया या फिर इसके ऊपर रूल किया, तो उन्होंने अपना अपना रूल यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले बहुत बुद्धिस्ट पीपल रहते हैं। इन्होंने कहा श्रीलंका में रहने वाले मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन सिन्हाल लैंग्वेज बोलती है, और वो सभी के सभी जो सिन्हाल लैंग्वेज बोलते हैं वो बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मेन रिलीजन ऑफ श्रीलंका क्या बन जाएगा? बुद्धिज्म बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं और क्रिश्चियंस भी रहते हैं। तो भाई 4 अलग अलग रिलीजन वाले लोग श्रीलंका के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो क्रिश्चियंस के बारे में एक बात चेंज है, क्रिश्चियंस के अंदर 7% लोग हैं। टोटल पॉपुलेशन के कितने परसेंट लोग हैं? सिर्फ 7% के लोग हैं। अब ये जो 7% के लोग हैं, ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? क्रिश्चियंस हैं, तो क्या इंग्लिश बोलते हैं क्या? नहीं, ये दोनों लैंग्वेज बोलते हैं।
आइदर ये सिंधाला भी बोलते हैं और ये तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बताया मैंने, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली 1948 को, 2 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन है, इसमें 2 लैंग्वेजेस हैं, सिंहाल और तमिल लैंग्वेज। तमिल में श्रीलंकन तमिल भी है हमारे पास और इंडियन तमिल भी है। ठीक है, फिर बात करते हैं रिलीजन की, तो श्रीलंका के अंदर रिलीजन 4 हैं, बुद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। सबसे ज्यादा कौन है, तो बुद्धिस्ट है। ये बात को आप ध्यान रखना कि भाई कॉम्पोजिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ। तो ये था मेरा फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन जो पावर शेयरिंग के बारे में था। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे किस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है, किस तरीके से उससे बेनिफिट होता है, और पावर शेयरिंग अगर हो चुकी है किसी इलाके में तो एडमिनिस्ट्रेशन कितनी बढ़िया तरीके से चलता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक यही था, 2 कॉम्पोजिशन मैंने आपको सिखाया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास, हैव अ नाइस डे।